हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट। अपना सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और अगला टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है गवर्नर, सीएम और मंत्रिपरिषद। तो अपन देखते हैं कि भारतीय संसदात्मक शासन पद्धति वाला देश है, ये अपन ने पढ़ा। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या स्टेट शासन में सामान्य रूप से कार्यपालिका का विभेद नाममात्र की कार्यपालिका, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, राज्यपाल, या फिर अपन कह सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रधान। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नर के बारे में। सामान्य रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा, हर स्टेट में एक गवर्नर होगा और गवर्नर राज्य शासन का संवैधानिक प्रधान होगा, जिसको औपचारिक प्रधान कहते हैं, कार्यपालिका का नाममात्र प्रधान कहते हैं। तो सामान्य रूप से आर्टिकल 153 कहता है कि गवर्नर, राज्यपाल, और इसके साथ साथ सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य विषयक सूची के विषयों का या राज्य सूची के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। कि राज्य सूची की कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां किस में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से एक राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक और नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। और इसी के साथ सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति को इसके संबंध में एक मंत्रणा किससे मिलती है, मंत्रिमंडल से मिलती है। और मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से किसी स्टेट के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्टेट का गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। लेकिन सामान्य रूप से एक राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में केंद्र राज्य आयोगों ने अनेक प्रकार की अनुशंसाएं की थी, जिनमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सरकारी आयोग ने ये अनुशंसा की थी कि राज्यपाल उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी, उन्होंने ये अनुशंसा की थी कि राज्यपाल स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट की राजनीति में एक सक्रिय भागीदार व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो किसी एक लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः उस स्टेट के मुख्यमंत्री, उस स्टेट के सीएम के साथ भी क्या होनी चाहिए, देश के राष्ट्रपति की मंत्रणा होनी चाहिए, ताकि उस स्टेट के शासन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री में आपस में क्या बना रहे, समन्वय बना रहे। लेकिन सामान्यतः कि व्यवहारिक राजनीति के अनुसार अगर देखें तो भारत में जब भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तो जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी पदों की भी आपस में अदला बदली, या यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा एक नए राज्यपालों की नियुक्ति और पुराने राज्यपालों से एक उनके त्यागपत्र मांग लिए जाते हैं। तो ये स्थिति ये कहती है कि सामान्य रूप से एक राज्यपाल उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि या दूत बनकर के काम करता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यों का एक निर्वाह करता है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से उस स्टेट का मूल निवासी इसीलिए नहीं होना चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट राजनीति में उसका प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं हो। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उस स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ एक राष्ट्रपति का समन्वय या मंत्रणा होने के बाद में
उस स्टेट में कि क्या नियुक्त होना चाहिए, राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए। इसके अलावा सामान्य रूप से देश का संविधान ये कहता है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1956 के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था का प्रावधान किया गया था कि किसी स्टेट के राज्यपाल को दूसरे स्टेट के राज्यपाल का दायित्व दिया जा सकता है, या किसी स्टेट के राज्यपाल को किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक के रूप में दायित्व दिया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 156 ये कहता है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी। पदावधि का मतलब कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल के रूप में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राज्यपाल पद की एक योग्यताएं क्या हैं, राज्यपाल पद की योग्यताएं क्या हैं। तो योग्यताओं के संबंध में अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से वो भारत का नागरिक हो, या उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, और बाकी योग्यताएं जो सरकारी आयोग ने अनुशंसा की थी कि वो इस स्टेट का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति उस स्टेट के मुख्यमंत्री से मंत्रणा करेगा, या एक उस राज्य के एक राज्यपाल को उस स्टेट की राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनने का प्रयास न करना चाहिए। तो सामान्य रूप से इसके बारे में अनिश्चितता का अवतरण है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्यरत रहता है। इसके अलावा सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के नियुक्ति पत्र के आधार पर, राज्यपाल राष्ट्रपति के नियुक्ति पत्र के आधार पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 ये कहता है कि उसकी शपथ प्रक्रिया का उल्लेख सामान्य रूप से उस स्टेट का जो उच्च न्यायालय होता है, उस स्टेट का जो उच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को क्या दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। या फिर इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राज्यपाल, आर्टिकल 161 ये कहता है कि सामान्य रूप से उसको क्षमादान या उसको लघुकरण या किसी एक दंड का एक समायाचना करने का अधिकार भी होता है। लेकिन ये सारे क्षेत्राधिकार कौन सी, राज्य विषयक कानून के विरुद्ध अपराध में होते हैं, राज्य विषयक कानून के विरुद्ध अपराध में। और ऐसी स्थिति में इनकी व्यापकता राष्ट्रपति के समान व्यापकता की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्टेट का राज्यपाल किसी भी सजा या मौत प्राप्त व्यक्ति को क्या नहीं दे सकता, सामान्य रूप से क्षमा याचना नहीं कर सकता, बल्कि उस सजा का लघुकरण कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राज्यपाल, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की दोहरी कार्यपालिका का स्वरूप है, और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से कार्यपालिका के जो दो रूप होते हैं, इस कार्यपालिका के दो रूपों में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि नाममात्र की कार्यपालिका जिसको संवैधानिक प्रधान कहते हैं और वास्तविक कार्यपालिका, इनमें आपस में समन्वय बना रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 क्या कहता है, 163 कहता है कि राज्यपाल को एक राज्य सूची के विषयों पर मंत्रणा और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, उस स्टेट का मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से एक राज्यपाल किसके माध्यम से, उस स्टेट के मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के माध्यम से अपने कार्यों का दायित्व का निर्वाह करते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में एक राज्यपाल उस राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में या दूत के रूप में कार्य करता है। तो ये तो थी एक राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। लेकिन अगर राज्यपाल के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें कि किसी स्टेट के राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं या उसका क्षेत्राधिकार क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जिस प्रकार आपने देखा कि आर्टिकल 163 क्या कहता है, 163 कहता है कि सामान्य रूप से राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहयोग देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया उस स्टेट का सीएम होगा। लेकिन इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 ये कहता है कि
कि स्टेट के राज्यपाल को स्वैधानिक स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार भी हैं, स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार भी हैं। इसकी कंडीशन स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार के रूप में अगर अपन देखें तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल से पारित किसी बिल पर या किसी विधेयक पर उस स्टेट के राज्यपाल की सहमति या असहमति देना, या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी एक राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी एक बिल को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर लेना, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 201 की प्रोसेसिंग है और ये आर्टिकल है 200 की प्रोसेसिंग। या फिर अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल क्या दे सकता है, राज्यपाल देश के राष्ट्रपति को उस स्टेट की संवैधानिक विफलता की रिपोर्ट दे सकता है, संवैधानिक विफलता की, जिसको क्या कहते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की पालना की रिपोर्ट दे सकता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 167 ये कहता है कि उस स्टेट को सीएम का ये कर्तव्य है, उस स्टेट का सीएम का ये कर्तव्य है कि अगर राज्यपाल ने उस स्टेट की विधायन संबंधी या प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी प्रस्थापनाओं के बारे में अगर कोई सूचनाएं अगर मांगता है, तो ऐसी स्थिति में उस स्टेट के मुख्यमंत्री का ये दायित्व बन जाता है कि वो क्या दें, राज्यपाल को एक मंत्रणा या सलाह दें। तो ऐसी स्थिति में ये 4 प्रकार की स्वविवेकीय शक्तियाँ, राज्यपाल की कौन सी स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं, संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं, जिनका संविधान में उल्लेख है। इसके अलावा सामान्य रूप से अपन ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में ये दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए जो जिला परिषदें होती हैं, उसमें राज्य की जो खनिज उत्खनन की जो आय होती है, उस आय के स्थानांतरण के लिए, उस आय को इन जिला परिषदों को देने के लिए राज्यपाल का जो विवेकीय क्षेत्राधिकार है वो कार्य करता है। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका कौन सा क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में वहाँ की जिला परिषदों को खनिज उत्खनन से आने वाली जो आय है उस संदाय में इनका स्थानांतरण करना, ये उस स्टेट के राज्यपाल का कौन सा दायित्व है, संवैधानिक स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से किसी स्टेट को कुछ स्वविवेकीय अधिकार वहाँ की सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि परिस्थितिजन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, कि परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार भी मिले हुए होते हैं राज्यपाल को, जिसमें सबसे पहला है कि अगर उस स्टेट में किसी भी सामान्य रूप से कि विधानसभा के आम चुनाव में या मध्यावधि चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक बहुमत नहीं मिला है और खंडित जनादेश के कारण सामान्य रूप से बहुमत दल का नेता नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में उस स्टेट के राज्यपाल का ये परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार है कि वो सबसे बड़े राजनीतिक दल के बहुमत दल के नेता को क्या बनाने के लिए आमंत्रित करें, सीएम बनाने के लिए आमंत्रित करें। या फिर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि किसी स्टेट में अगर मंत्री परिषद सामान्य रूप से अपना विश्वास मत खो देता है विधानसभा में, किसी स्टेट का मंत्री परिषद अगर विधानसभा में अपना विश्वास मत खो देता है या विधानसभा में वो अल्पमत में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का यह स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार है कि वो मंत्री परिषद को क्या कर दें, बर्खास्त कर दें। या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से किसी स्टेट में अगर राज्य सरकार शासन चलाने में विफल हो जाती है या किसी स्टेट की शासन सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस स्टेट की विधानसभा को भंग करना या उस स्टेट की विधानसभा को विघटित करना, यह भी सामान्य रूप से किसका, राज्यपाल का परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार है।
या फिर अपने इसमें ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये वहाँ की कंडीशन पर डिपेंड करती है कि सामान्य रूप से संसदीय शासन प्रणाली का सामान्य नियम ये है कि अगर एक बहुमत दल का नेता चुन करके आ गया तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करना ही होगा। लेकिन अगर परिस्थिति अल्पमत की है, खंडित जनादेश की है, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कौन सी कंडीशन की, परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। ये तो थी सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को क्या मिला है, संवैधानिक स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार और परिस्थिति जन्य क्षेत्राधिकार। इसके अलावा भी अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राज्यपाल के और कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका संबंधी क्षेत्राधिकार। कार्यपालिका संबंधी क्षेत्राधिकार, जिसको सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं, कार्यकारी क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं, जिसमें सामान्य रूप से अपन ने ये देखा कि मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, उस स्टेट का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन सामान्य रूप से स्टेट शासन में, राज्य शासन में शासन किसके नाम से चलाया जाता है, राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियाँ किस में नीत होती हैं, राज्यपाल में नीत होती हैं। जिस प्रकार हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्यपालिका संबंधी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति यहाँ स्टेट में राज्यपाल में नीत होती हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो सबसे पहले आर्टिकल 164 ये कहता है, 164 ये कहता है कि सामान्य रूप से वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की मंत्रणा के आधार पर किसका गठन होगा, मंत्री परिषद का गठन होगा। मंत्री परिषद के बारे में अपन ने विवेचना पहले कर चुकी है। मंत्री परिषद सामान्य रूप से जिसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, जिनको क्या कहते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उपमंत्री। लेकिन आजकल एक नया प्रचलन परंपरा के आधार पर किया जा रहा है, जिसको कहते हैं संसदीय सचिव, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। जबकि यह संवैधानिक परंपराएं नहीं है। सामान्य रूप से एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना या मंत्रिमंडल का गठन करना, ये किसके परामर्श पर, मुख्यमंत्री के परामर्श पर होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा सामान्य रूप से कहते हैं कि फिर एक मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के परामर्श पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्टेट का आर्टिकल 165 क्या कहते हैं, 165 कहते हैं कि राज्य का क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता, जिसको क्या कह सकते हैं, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जनरल एडवोकेट्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि राज्य का या राज्य सरकार का विधि सलाहकार। जैसे एक भारत सरकार में कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में भी राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है, जिसको एक महाधिवक्ता कहते हैं। इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य में जो भी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां होती हैं, जिनमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, या राज्य का एक वित्त आयोग, या राज्य संघ लोक सेवा आयोग, या राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको सामान्य रूप से एक RPSC के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी मंत्रणा पर, मुख्यमंत्री की मंत्रणा पर कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सामान्य रूप से कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं। जिसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से राज्यपाल स्टेट सरकार की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के जो भी एक वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति होते हैं, इन कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल करता है। क्योंकि राज्यपाल खुद एक इन विश्वविद्यालयों का एक महाकुलपति होता है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से ये सारी नियुक्तियाँ किसके माध्यम से होती हैं, राज्यपाल के माध्यम से होती हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि सामान्य रूप से एक राष्ट्रपति जब किसी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस या एक हाई कोर्ट के एक जजों की नियुक्ति करते हैं, उस समय भी एक मंत्रणा की जाती है। लेकिन यहाँ ये मंत्रणा एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार का है।
दूसरा अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल की एक विधायन संबंधी क्षेत्राधिकार। विधायी शक्तियां संबंधी क्षेत्राधिकार। विधायी संबंधी शक्तियों का मतलब होता है विधि निर्माण संबंधी शक्तियां। विधि निर्माण संबंधी शक्तियां, ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से राज्यपाल क्या करते हैं, जो भी एक राज्य की राज्य विधान मंडल होता है, राज्य विधान मंडल का मतलब है राज्य की व्यवस्थापिका। अगर व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है तो उसके दो सदन होते हैं, एक का नाम होता है लोकसभा, एक का नाम होता है विधानसभा और दूसरे का नाम होता है विधान परिषद। इनके सत्र आहूत करना या सत्रावसान करना, ये किसका दायित्व है, राज्यपाल का दायित्व है कि राज्य विधानसभा के सत्र बुलाना, बैठकें बुलाना और बैठकों का सत्रावसान करना। या फिर अपन कह सकते हैं कि आर्टिकल 213 ये कहता है, आर्टिकल 213 ये कहता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट के एक राज्य विधानमंडल का कोई अधिवेशन नहीं हो रहा है, सत्र आहूत नहीं है, सत्रावसान की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल किसकी मंत्रणा से, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद की मंत्रणा से क्या कर सकता है, उस राज्य सूची के विषयों पर कानून के समकक्ष विधायन जैसे आदेश, जिसको क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, उस अध्यादेश की आदेश की पुनरावृत्ति करवा सकता है या आदेश दे सकता है। और जैसे ही राज्य विधानमंडल का अधिवेशन शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 सप्ताह के भीतर उसको क्या करवाना पड़ता है, उस सदन से पारित करवाना पड़ता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई बिल या विधेयक राज्यपाल के पास जाता है आर्टिकल 200 के तहत, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसके ऊपर सहमति भी दे सकता है, उसके ऊपर असहमति भी दे सकता है, उसको पुनः विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 201 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी एक विधेयक को एक राज्यपाल किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए भी संरक्षित कर सकता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए संरक्षित किए हुए उस बिल को सामान्य रूप से एक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसको अगर एक स्वीकार कर लेता है या अस्वीकार कर लेता है या पुनः विचार के लिए भेज देता है, और पुनः विचार करने के बाद में एक राज्य विधानमंडल पारित करके एक राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो वहाँ राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसी बाध्यता 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा पारित एक बिल को अगर पुनः विचार के बाद में अगर राज्यपाल के उस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर सहमति देने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। लेकिन यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि अगर किसी स्टेट का राज्यपाल किसी एक राज्य विधायन के एक बिल को एक राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर लेता है तो उसके सारे क्षेत्राधिकार फिर किसके पास चले जाते हैं, देश के राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इसकी भिन्नता है और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये विधायन संबंधी क्षेत्राधिकार उसी प्रकार है जिस प्रकार की संसदात्मक शासन व्यवस्था का मेथड दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तीसरा सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को न्यायिक क्षेत्राधिकार भी मिला हुआ है और न्यायिक क्षेत्राधिकार के तहत हम सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्राधिकार और न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान का क्षेत्राधिकार है, लेकिन उसकी व्यापकता किसके समकक्ष नहीं है, राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं है। कहने का मतलब सजाए मौत की सजा को एक देश का एक राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता, पूर्णतः माफ़ नहीं कर सकता जिस प्रकार राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये थी इसकी संवैधानिक स्थिति जिसको हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से स्टेट शासन में, राज्य शासन में राज्यपाल की भूमिका या राज्यपाल का उत्तरदायित्व क्या होता है। सामान्य रूप से ये उत्तरदायित्व तब बढ़ जाता है जब किसी स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी एक राजनीतिक दल को क्या नहीं मिल पाता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, जिसको कहते हैं खंडित जनादेश, या सामान्य रूप से उस स्टेट के किसी एक मुख्यमंत्री की एक मृत्यु हो जाती है और बाद में संसदीय एक दल का नेता नहीं बन पाता है, उस समय सामान्य रूप से एक राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है।
या फिर अपन कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट शासन चलाने में विफल हो जाता है, किस आधार पर, आर्टिकल 356 के तहत या 365 के द्वारा, दोनों में भिन्नता है। 365 तो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश अगर स्टेट गवर्नमेंट निरंतर अवहेलना करती है, और 356 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की विफलता का प्रतिवेदन या रिपोर्ट राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दी है, और उस स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति के प्रशासक के रूप में सारे क्षेत्राधिकार किसके पास प्राप्त हो जाते हैं, राज्यपाल के पास प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य की भूमिका किसके ऊपर निर्भर होती है, केंद्र सरकार के ऊपर निर्भरता होती है। क्योंकि स्टेट सरकारों का क्या नहीं होता है, स्टेट सरकारों के पास अपना पृथक संविधान नहीं होता है, स्टेट सरकारों के पास अपने पृथक न्यायपालिका नहीं होती है, स्टेट सरकारों में एक दोहरी एक नागरिकता का प्रावधान नहीं हो सकता। क्योंकि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत। इसलिए सामान्य रूप से इस मॉडल के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत में केंद्र राज्यों के संबंधों की मजबूतता को पकड़ने के लिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इन कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रभावशीलता ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से जो भी एक अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट में किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासनिक सेवा शर्तों के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं देती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राज्य प्रशासन को चलाने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री में आपस में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। इसी की कड़ी के रूप में इसका अगला स्वरूप अगर देखते हैं, जिसमें सामान्य रूप से कह रखा है कि उस स्टेट का मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद, जिसका सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के मंत्री परिषद, भारतीय संविधान में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल 163 कहते हैं कि राज्यपाल को परामर्श और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और एक उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या हैं, राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रकार है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रकार है कि जो क्षेत्राधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 154 के तहत, किसमें, राज्यपाल में, तो राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने के लिए एक अधीनस्थ कार्यपालिका होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसको क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। तो यहाँ पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 164 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये नियुक्ति होती कैसी, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय संसदीय शासन व्यवस्था का निर्वाह करना पड़ता है। संसदीय शासन व्यवस्था का दायित्व क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था कहता है कि सामान्य रूप से एक राज्य में क्या होंगे, आम चुनाव होंगे या मध्यावधि चुनाव होंगे। ये चुनाव किसके होते हैं, राज्य विधानमंडल के होते हैं। और राज्य विधानमंडल का पहला सदन जिसको कहते हैं विधानसभा, विधानसभा में कौन होते हैं, एमएलए जिसको कहते हैं विधायक। ये विधायक एमएलए प्रथम सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। आम चुनाव के बाद में किसी भी राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसको क्या बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा। और मुख्यमंत्री अगर वहाँ खंडित जनादेश है, खंडित जनादेश है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से एक गठबंधन की सरकार का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को सामान्य रूप से एक राज्यपाल क्या नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री, सीएम नियुक्त करेगा। और नियुक्त करने के बाद में उसको निश्चित समय देगा विधानसभा में क्या सिद्ध करने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कंडीशन में सामान्य रूप से एक राज्यपाल संवैधानिक और परिस्थितिजन्य शक्तियों का प्रयोग करता है। और जैसे ही ये सारी एक नियुक्तियां हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में फिर मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री फिर अपने मंत्री परिषद का निर्माण करता है। और मंत्री परिषद का निर्माण सामान्य रूप से 3 स्तर के मंत्री होते हैं, और फिर उसमें एक मंत्रियों में आपस में विभाग या मंत्रालयों का बंटवारा करना,
और बंटवारा करने के बाद में एक मंत्रिमंडल की समय समय पर बैठकें करना, या यूँ कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन का प्रशासक होता है। मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासक होता है। कहीं हो मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य, जिसमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का प्रशासक होता है, और प्रशासक होने के कारण सामान्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्रशासनिक दायित्व होते हैं वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से सबसे पहले वो क्या करता है, अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, और मंत्रिपरिषद के निर्माण के बाद मंत्रिपरिषद में आपस में एक विभागों का बंटवारा करता है। बंटवारा करने के बाद सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडलीय बैठकें होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी प्रशासनिक नीतियां होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एक योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करना और उनको लागू करने के लिए कार्यपालिका संबंधी जो नीतियाँ होती हैं वो किसके माध्यम से बनाते हैं, सामान्य रूप से अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से विधायन संबंधी क्षेत्राधिकार का निर्वाह करते हैं, कार्यपालिका संबंधी क्षेत्राधिकार का निर्वाह करते हैं, सैन्य संबंधी कार्यों में जो भी एक इसकी भूमिका होती है प्रशासनिक, उसके रूप में मुख्यमंत्री का दायित्व होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से हिंदुस्तान में संविधान की सर्वोच्चता के आधार पर जिस प्रकार की संसदात्मक शासन व्यवस्था का निर्वाह किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। और इस विधानसभा के बारे में भी ये कहा गया है कि सामान्य रूप से इस विधानसभा में एक सदस्य जो आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व का अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल यहाँ मनोनीत कर सकते हैं, और अगर उस राज्य के विधानमंडल का दूसरा सदन है जिसको विधान परिषद कहते हैं तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता में सराहनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ये सारे कार्य किसके माध्यम से होते हैं, मुख्यमंत्री की मंत्रणा के आधार पर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राज्य का मुख्यमंत्री उस स्टेट का प्रशासक होता है, और प्रशासक होने के साथ साथ सामान्य रूप से अपने बहुमत दल का नेता होता है, उस स्टेट की विधानसभा का नेता होते हैं, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की प्रशासनिक मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री की देखरेख में संचालित होती है। इसके लिए इनके पास एक बड़ी एक ब्यूरोक्रेसी की संरचना होती है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनमें कुछ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की राज्य प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी होते हैं, जो मिलकर समय समय पर मुख्यमंत्री को क्या करते हैं, अपना नीतिगत प्रशासनिक निर्णय या एक राय या सलाह या मंत्रणा देते रहते हैं। और इस प्रकार राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आपसी मंत्रणा के आधार पर अपने समन्वय के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह करती रहती है। धन्यवाद।